नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। आज हम शुरू कर रहे हैं 9 जुलाई 2022 को जो हमारा पेपर हुआ था उसमें पार्ट 6 करेंगे, जिसमें हम 51 से लेकर के 60 तक क्वेश्चंस करेंगे। यदि आपको इसके अलावा सारे पीवाईक्यूज देखने हैं योग के, तो आप हमारी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट आज तक जितने भी योग के पीवाईक्यूज हुए हैं सबका डेप्थ में एनालिसिस किया हुआ है। आपको कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर लें। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपये है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वायरी होती है, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है, ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, पीवाईक्यूज सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं, जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है, तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में, परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपने नेट जेआरएफ की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। सबसे पहले है 51 नंबर क्वेश्चन। हठ प्रदीपिका के अनुसार नाद की अवस्थाएं बताइए। नाद की 4 अवस्थाएं बताई गई है। वहां पर कहा गया है कि पहली आरंभ होती है, स्टार्टिंग को ही आरंभ कहते हैं, आरंभ अवस्था। दूसरी घटावस्था, तीसरी परिचय अवस्था मानी जाती है, और चौथी जो है निष्पत्ति अवस्था। इस प्रकार से ये 4 अवस्थाएं हैं। आज आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी अवस्था है, तो इसके लिए आप उत्तर दे सकते हैं ए आरंभ अवस्था है, घटावस्था बी है बिल्कुल, और परिचय अवस्था भी है। तो 3 ही ऑप्शन चाहिए थे आपको, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। तो ये तो था सिंपल आंसर। अब जो है आपको क्या याद रखना है एक्स्ट्रा में, आरंभ अवस्था जो आती है उसमें साउंड क्या होती है, क्वणक, क्वणक की ध्वनि आती है। घटावस्था में कैसी आती है, घटावस्था में 2 शब्द हैं, घ और ट। सर 2 प्रकार की आवाज आएगी, कैसी कैसी, एक विमर्द आएगी जिसमें चिंगाड़ने जैसी आघातजन्य साउंड होती है, एक जो है भेरी, एक वाद्य यंत्र होता है बजाने के लिए, म्यूजिकल सिस्टम होता था किसी टाइम पर, उसके जैसी आवाज आएगी घटावस्था में। परिचय अवस्था तीसरी अवस्था है जिसमें मर्दल की ध्वनि आती है, विमर्द शब्द था और लय और जोड़ देंगे, मर्दल। तीसरी अवस्था में मर्दल, 3 हो गए। मर्दल मतलब ढोल, मर्दल का ही नाम है ढोल, मर्दल आवाज आती है ढोल की।
निष्पत्ति में और शांत हो जाते हैं। माता सरस्वती के हाथ में जो वीणा होता है वो साउंड आती है निष्पत्ति अवस्था में। अगर यहाँ पर बात की जाए कि ये जो अवस्थाएं इनमें ग्रंथियों का भेदन कैसे होता है, तो आरंभ है जो पहली है, तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आपको याद होंगे, वही नाम रखना है। ब्रह्मा ग्रंथि, दूसरे में विष्णु ग्रंथि भेदन होता है, महेश, 3 ग्रंथियां हैं, तो सर तीसरे नंबर पर ही कुछ नहीं है, तीसरे नंबर पर कोई ग्रंथि का भेदन नहीं होता। चौथी अवस्था आती है निष्पत्ति अवस्था, वहां पर महेश को हम बोलते हैं रुद्र, भगवान शिव। तो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये 3 ग्रंथियां, तीनों का क्रमशः ऐसे भेदन बताया गया है सर। तो ये जो छोटी सी बारीकियां हैं इनको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताई गई है नाद अनुसंधान में, पूरा एक अपने आप में टॉपिक है, उसको तैयार रखेंगे सर। प्रश्न हमेशा वहां से आता है अक्सर, तो वो अच्छे से अपना तैयार करें सर। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार शक्ति के पर्यायवाची क्या है? शक्ति किसको बोलते हैं? कुंडलिनी को बोलते हैं। वहां पर कहा गया है कुटिलांगी कुंडलिनी, मैं पूरे नाम लिख देता हूं ताकि आपको कल को प्रश्न आए तो ध्यान रहे। कुटिलांगी कुंडलिनी, कुंडलिनी एक है कुंडलिनी वर्ड, और फिर भुजंगिनी शक्ति ईश्वरी, मतलब भुजंगी शक्ति और ईश्वरी ये नाम है। साथ में कहा गया कुंडल्य माने कुंडली, एक कुंडली बोला गया है, कुंडलिनी और कुंडली 2 अलग अलग शब्द है, यहां पर ध्यान देंगे। कुंडलिनी और कुंडली 2 अलग अलग शब्द है। कुंडल्य अरुंधति, अरुंधति प्राचीन समय में कहते हैं उसको अरुंधति कहा जाता था कुंडलिनी को, ठीक है। अरुंधति चाहे इति शब्द पर्यायवाची कहते हैं, ये सारे के सारे शब्द जो हैं आपस में पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, तो ये अपने को ध्यान रखें। तो यहां पर शक्ति के पर्यायवाची कहा गया था कि जो शक्ति शब्द है डिनोट बताओ किस किस को करता है? भुजंगी को करता है, बिल्कुल भुजंगी बोलते हैं सर्प को, है ना, भुजंग बोलते हैं सर्प को, तो यहाँ भुजंगी कहा गया, नोट भुजंग, ये ध्यान रखेंगे। तो ये बी नहीं है मेरा। तो यहां से इमेजिन कीजिए एग्जाम में बैठ गए आप जाकर के, एग्जाम में केवल ए के बारे में ही पता है और तो भूल गए, अब इतना पता है तो भी हमारा काम चला। ए का देखो, ए जिसमें नहीं है वो उत्तर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है। तो ए यहां उत्तर नहीं है, डी मेरा उत्तर नहीं हो सकता, बी में भी ए है, और ए में देखो बी सी डी, ए नहीं है तो मेरा ये उत्तर नहीं हो। तो मतलब आपके पास में देखो क्या क्या लाइफलाइन बच गई सर? 2 ही बची, बी और सी 2 ही लाइफलाइन बची। तो अब इसमें अगर बात की जाए कि राइट आंसर कौन सा है और देखते हैं सर। अरुंधति है क्या? अरुंधति है सर। ईश्वरी है, बिल्कुल है, ईश्वरी भी है। तो यहां से आगे निकालें ईश्वरी और अरुंधति, इनको फाइंड आउट करेंगे। ईश्वरी भी मिल रहा है और अरुंधति मिल रहा है, इतना तो हम कन्फर्म है कि इड़ा नाड़ी सर अलग होती है, कुंडलिनी नहीं होती। तो ई को कैंसिल करेंगे सर, ई मेरा उत्तर नहीं हुआ, तो सर उत्तर मिल गया ए सी डी। ध्यान रखिए एग्जाम में आप बिल्कुल थोड़ा भी पढ़ के जाते हैं ना, थोड़ा सा भी पढ़ के जाते हैं, और आपके अंदर थोड़ा सा चेतन दिमाग है, चेतन मतलब कॉन्शियस हैं आप, और वो कॉन्शियस करने का तरीका अपने आप को ये है कि आप प्रतिदिन प्रैक्टिस कीजिए सर। अभ्यास, अभ्यास किसका? कोई भी योगिक प्रैक्टिस बनाए उसका अभ्यास जरूर करें, उसके बिना आपका सब पढ़ा पढ़ाया सब व्यर्थ है सर, कोई काम का नहीं है जीवन में। तो इन चीजों का कोई भी चीज आप पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, एग्जाम के अलावा ये मैं बात बता रहा हूं आपको, कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको जीवन में उपयोग करने का एकमात्र साधन है आपका अभ्यास, वो भी यौगिक अभ्यास, कोई भी वो करें। आपका दिमाग सर ऑक्सीजनेटेड रहेगा, हमेशा ऑक्सीजन मिलेगी सर, दिमाग एक्टिव रहेगा, हर छोटी छोटी पढ़ी हुई चीजें दिमाग में इस तरीके से सेव रहेंगी, वो कहीं ना कहीं यूज होती रहेंगी अपने आप। नहीं तो पढ़ा हुआ सारा बोझ लगेगा, टेंशन क्रिएट करेगा, जितना भी आप पढ़ लेंगे उतना, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है यौगिक चीजों को पढ़ने के लिए, तभी वो समझ में आती है, तभी उनका जो है वास्तविक रूप आपके सामने प्रकट हो पाता है। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट होगा। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। वशिष्ठ संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के चिन्ह क्या है? नाड़ी शुद्धि से क्या मतलब है? तो नाड़ी शुद्धि सर एक टेक्निक है, कहते प्राणायाम आदि करने से पहले आपको नाड़ी शुद्धि कर लेना चाहिए। हठ प्रदीपिका, गैरंड संहिता, सब हर कोई ग्रंथ ये कहता है। कुछ लोग कहते हैं वायु से ही करने केवल नाड़ी शुद्धि, मतलब एक तरह से अनुलोम विलोम प्लस में कुंभक यूज कर ले, वो नाड़ी शुद्धि हो गया आपका, उससे भी हो जाएगी क्लींजिंग। कुछ लोग कहते हैं कि आप जल आदि के द्वारा जो है या त्राटक आदि क्रिया करके आप शुद्धि कर लेना, जिसको आप षटकर्म अष्टकर्म का नाम देते हैं, वो भी नाड़ी शुद्धि कर सकता है सर, कहते हैं आपका। ठीक है, यहां पर हमें वशिष्ठ संहिता में कोई षटकर्म अष्टकर्म नहीं मिलता, परंतु वायु के द्वारा नाड़ी शुद्धि करना बताया है। उससे कहते क्या क्या होगा, यहां पर ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ऑप्शन से पहले मैं एक श्लोक बोलता हूं, उसको ध्यान देंगे। वपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, अरुगता बिंदु जयो अग्निर दीपनम, नाड़ी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम। हठ प्रदीपिका में दूसरे अध्याय का 78 नंबर श्लोक है, नाड़ी शुद्धि के लक्षणों का वर्णन किया गया। वहां पर नाड़ी शुद्धि के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उनका सर चर्चा की गई है वहां पर। तो ये आप ध्यान रखेंगे नाड़ी शुद्धि के बारे में। दूसरे अध्याय का 78वां ये श्लोक है अपना।
हठ प्रदीपिका का है पर याद दे रखें। तो इसमें जो है ये सारे के सारे जो है हठ प्रदीपिका के लक्षण है। परंतु वशिष्ठ संहिता के अनुसार अगर हम देखें तो वशिष्ठ संहिता में साफ तौर पर कहा गया कि शरीर में लघुता आती है और दीप्ति आती है, कांति आती है, वो ऑप्शन नहीं है। जठराग्नि हमेशा वर्धित होती है, वशिष्ठ संहिता हो या कोई भी ग्रंथ हो, दो चीजें हमेशा मिलेंगी आपको, एक तो जठराग्नि बढ़ेगी और शरीर में लघुता आएगी, बाकी हो या ना हो, और साथ में नाद हमेशा बताया जाता है सर। तो ए, सी और ई ये तीन जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर, ए सी ई कहां मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो, यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया गया है पेज में इस तरीके से ए सी ई। तो ये वशिष्ठ संहिता में बताया गया। कल को पूछ सकते हैं क्या शरीर में कांति आती है क्या? सर हाँ, शरीर में कांति की भी बात करते हैं, शरीर में कांति भी आती है। कांति मतलब दीप्ति, मतलब एक तरह से तेज जो है वो भी आता है शरीर में। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन। यहां सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति व्यवहार से साम्यता न रखने वाली विशेषताएं, कहते हैं नॉर्मल जो बिहेवियर है उसके अंतर्गत क्या क्या नहीं आता। इंग्लिश में भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, नॉट रिजेंबलिंग नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल बिहेवियर, कहते हैं कौन सा नहीं है। इमेजिन कीजिए सूझपूर्ण व्यवहार जो करेगा वो तो सर स्वास्थ्य माना जाता है। सामाजिक कुसमायोजन मतलब एडजस्टमेंट, सर वो करेगा वो तो एक गलत स्वभाव है ना, समाज से अच्छे से मेल जोल नहीं रखेगा, तो वो नॉर्मल हेल्थ नहीं है। सिजोफ्रेनिक हो सकता है, पागल हो सकता है। वास्तविकता का ज्ञान होगा जिसको, वो तो सही बात है, नॉलेज ऑफ रियलिटी होनी चाहिए, वही तो कहते परम ज्ञान है, वो तो उत्तर नहीं होगा। अब यहां से देखो कि मेरा सी उत्तर हो नहीं सकता और बी मेरा उत्तर होगा ही होगा, तो बी कहां पर है? ये ऑप्शन आपको ऊपर दिए गए यहाँ पर, बी उत्तर होगा ही होगा और सी उत्तर हो नहीं सकता। सी तो चलो कैंसिल है ही है अपना, होगा ही नहीं, तो बी होगा ही होगा। बी कहां नहीं है? यहां नहीं है सर, ये उत्तर नहीं हो सकता। सी ऊट पटांग व्यवहार पक्का होगा सर, डी होगा ही होगा। तो बी और डी दो उत्तर होने चाहिए। बी और डी कहां मिलता है आपका? ऑप्शन नंबर डी में। सिंपल सा प्रश्न है, अगर आपको कॉमन सेंस है तो कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इस चीज को अपने आप मिल जाता है। विवेकी व्यवहार समझदार व्यक्ति करेंगे, तो ये जो है आपका आंसर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी एंड डी आपका राइट आंसर होगा यहां पर। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। यहां पर कहा गया कि विच आर द पार्ट्स ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपी। तो साइकोडायनामिक थेरेपी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वहां से आती है, या साइको एनालिटिकल थ्योरी वहां से आती है। वो थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रीड ने उन्होंने दी थी। सिगमंड फ्रीड ने बताया था कि ये माइंड जो है तीन पार्ट है इसके। कौन कौन से? कॉन्शियस है एक तो कॉन्शियस है और एक सब कॉन्शियस है। सब कॉन्शियस जिसको आप लोग प्री कॉन्शियस भी कह सकते हैं, कहते प्री कॉन्शियस भी कहते हैं, और अनकॉन्शियस भी है, अनकॉन्शियस। ठीक है सर। इस प्रकार से माइंड के तीन लेवल किए इन्होंने और कहा कि ये तीनों इड, ईगो और सुपर ईगो इसकी वजह से कहते हैं संचालित होते हैं, ये इनको संचालित करते हैं ये तीनों के तीनों। तो यहां पर ये चीजें की गई थी। तो इड, ईगो और सुपर ईगो, इनके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें सिगमंड फ्रीड के बारे में, सर साइकोडायनेमिक थ्योरी के बारे में कहते हैं क्या क्या कहते हैं उसके सत्य हो सकते हैं। एक तो ये साइको एनालिटिक थेरेपी है क्या फ्रीड की, उससे जुड़ी हुई है क्या? 100% सर, उन्होंने बताया तो उनसे तो जुड़ी ही होगी बिल्कुल। और इसमें ईगो के लिए भी बात की गई है, तो ईगो एनालिसिस। तो ए एंड डी जो है आपके राइट आंसर होंगे, ए एंड डी। तो कल को प्रश्न इसमें से क्या बन सकता है? पूछा जाएगा कि बताइए फ्रीड ने माइंड के कितने पार्ट किए हैं? कितने किए? तीन, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। बताइए फ्रीड ने पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहा है? कितने कितने तत्व है? इड है, ईगो है और सुपर ईगो है, ये तीनों है सर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा, ए एंड डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। योग निद्रा किन दो मस्तिष्क हार्मोन के निष्कासन के द्वारा पीड़ा शमन करती है? तो ये प्रश्न डायरेक्ट है, इसमें आपका कोई लॉजिक नहीं चलेगा। अगर आपने कोई पुस्तक पढ़ी है तो आप उत्तर दे सकते हैं। योग निद्रा एक पुस्तक है, बिहार योग मुंगेर द्वारा प्रकाशित। उसमें ये डायरेक्टली लिखा हुआ है कि दो हार्मोन जो है एंडोर्फिन और एनसेफेलोन कहते ये जो है रिलीज होते हैं जब योग निद्रा की जाती है। तो जब ये रिलीज होते हैं तो पेन ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। किसी को पीड़ा है डिप्रेशन में या किसी भी टाइप की कोई पीड़ा होती है शरीर में भी, तो उसमें रिलीफ मिलता है योग निद्रा के प्रभाव से। तो ये दो पीड़ा को शमन करने के लिए रिलीज होते हैं दोनों के दोनों हार्मोन, एंडोर्फिन और एनसेफेलोन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी और ई, जहां पर होगा वही राइट होगा। माने ऑप्शन नंबर सी में ये दोनों ऑप्शन है, तो ये हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखें ऐसे प्रश्न इनमें लॉजिक नहीं लगता होता है। एग्जैक्टली अगर आपने कोई टेक्स्ट पढ़ा है उसमें से ही आप जो है उत्तर
निकाल करके दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। ईशावास्योपनिषद से संबंधित है, ये बात पूछी गई है यहाँ पर। तो ईशावास्योपनिषद सर कहां से संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, ये बात आपको जाननी है। शुक्ल यजुर्वेद की काणव शाखा से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम में अक्सर ये बात कर ली जाती है, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें मंत्र कितने हैं? ईशावास्योपनिषद की अगर बात की जाए तो इसमें मात्र 18 मंत्र आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में हमें एक और जानना है कि एक मांडुक्य उपनिषद है जिसमें मात्र 12 मंत्र है, मांडुक्य उपनिषद। तो सबसे छोटा जो उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद है, उसके बारे में अच्छे से डिटेल्स पता कर लेना, कल को ये बात पूछी जा सकती है। तो हमसे अभी फिलहाल जो पूछा गया उस पर चर्चा करते हैं। कहते विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या और अविद्या का जो वर्णन किया गया है वो कहां किया गया है? वो सर ईशावास्योपनिषद में है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्पहितं मुखम, ये भी बात कहां की गई है? ईशावास्योपनिषद में बात की गई है। तो उत्तर क्या होगा? सी एंड ई जो है जहां पर वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी और ई हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें यहां दिया गया नीचे, तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ में हमें सर इतना नहीं जानना, हमें आगे जाना है, ठीक है, और आगे जाना है, मतलब लेफ्ट राइट में जालिए इस क्वेश्चन के। तो इसका मतलब बाकियों से भी आपको पूछा जाएगा अगली बार। तो बताओ मनः प्रशमनोपायो योगः, ये कहां कहा गया? ये महोपनिषद में ये बात की गई है। महोपनिषद है, उसमें योग की परिभाषा है। महोपनिषद आपके सिलेबस में नहीं है, परंतु वहां से आपको योग की परिभाषा के रूप में प्रश्न बनता होता है कि बताइए सर ये कहां पर है? महोपनिषद में। मन है प्रश्नोपायो योग, मन से आता है मैं से मन और मैं से महोपनिषद याद रख सकते हैं। महोपनिषद में 5वें अध्याय में 42 नंबर श्लोक है, ये देखने को मिलता है हमें। फिर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये फेमस है टैगलाइन, ये तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। दूसरा अध्याय जिसको ब्रह्मानंद वल्ली कहते हैं, उसका प्रथम जो मंत्र है वाक है, अनुवाक, उसमें यह चर्चा छोटा सा एक शब्द देखने को मिलता है। और बात करें अंगुष्ठ मात्र है पुरुषो मध्य आत्मनितिष्ठति, मतलब ब्रह्मा या आत्मा जो है ये कहां रहता है? अंगुष्ठ मात्र साइज वाला है। और ये कहां रहता है? मनुष्य के आत्मा मतलब मध्य में रहता है। सर ये कहां लिया गया है? ये बात कठोपनिषद में कही गई है, ये बात कठोपनिषद में कही गई है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए सर। तो अगली बार ये बात की जा सकती है, तो बाकियों को जरूर देख लेना। अन्य जो बातें आई है तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस प्रकार से या हो सकता है नेक्स्ट टाइम मिलान करने के लिए आज अलग अलग दी गई है, अगली बार में सामने इनके ग्रंथों के नाम लिख दें, बताओ ये किस किस ग्रंथ में है। तो इस तरीके से आपसे बातें पूछी जा सकती है, तो आप नेक्स्ट चीज के लिए तैयार रहेंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। योगाभ्यास के प्रारंभ में किससे बचना चाहिए? यहां पर किसी पुस्तक का नाम नहीं लिखा है, फिर भी अगर आप इसके ऑप्शन आदि को देख करके अच्छे से अगर समझते हैं चीजों को, तो समझ में आएगा कि ये गेरंड संहिता का प्रश्न है। गेरंड संहिता का, अगर ये गेरंड संहिता का प्रश्न है तो भी ये प्रश्न जो है अपने आप में ऑथेंटिक नहीं है, काफी सारी इसमें मिस्टेक है। ये प्रश्न की भाषा ठीक नहीं है, ऑप्शन भी ठीक नहीं है, और उलझा हुआ प्रश्न है, अपने आप में सटीक सही नहीं है। गेरंड संहिता सर अनेकों जो राइटर है, गेरंड संहिता मुख्य रूप से गेरंड ऋषि और राजा चंड कपाली के बीच का संवाद है, परंतु उसका भाष्य जो है उसका हिंदी इंग्लिश में अनेक लोगों ने लिख दिया अपनी अपनी भाषा में। तो अब ये किस गेरंड संहिता कौन से प्रकाशन में से प्रश्न बनाया है, वो अपने आप में एक प्रश्न है। इस कारण से ये उत्तर जो है ठीक नहीं बैठ रहा। यहां पर लिखा है किससे बचना है? हींग केमका, हींग लहसुन आदि केमका आदि इनको वर्जित कहा गया गेरंड संहिता में, नहीं खाना इनके लिए। इनको कहा है कि कदम्बम जंबीरम बिंबम लकुचम लशुनम विषम कामरंगम प्यालम च हींग शालम केमुका, हींग शाली आदि और केमुका आदि जो है केमुकम, उनको नहीं खाना कहते। तो इससे भी बचना है अपने को योगाभ्यास में, नहीं खाना। ए भी है मायरा बोलाना होता है, एक तरह से आंवला या हरीत की जो खट्टे फल होते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है, आंवला हरीत की, तो वो तो खाने के लिए कहा जाता है, आंवला हरीत की आदि खा लो सर, परंतु हींग केमुका नहीं खाना। ठीक है, तो एक तरह से ये ए भी मेरा बचने योग्य ही है, इससे भी हमें बचना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पूरा अगर श्लोक को देखें, कलासका लिखा है यहां पर, कलासका, एक्चुअल में ये इंग्लिश का गलत रूपांतरण है, कलासका नहीं है, ये काल शाक है, काल शाक। ठीक है, यहां पर ये मैं कह रहा हूं आपको प्रश्न ये गलत दे दिया गया, इंग्लिश में आप पढ़ोगे इस प्रश्न को अच्छे से तो आपको समझ में आएगा। काल शाक है ये, काल शाक का मतलब होता है कि समय अनुसार, समय के अनुसार जो या ऋतु अनुसार जो भोजन होता है उसकी बात की जा रही है यहां पर काल शाक के रूप में। ठीक है, समय के अनुसार काल शाक, तो क्लास का नहीं है, ये गलत लिख दिया। अब क्लास का होने से क्लास का कोई चीज नहीं होती, तो इसका मतलब ये प्रश्न गलत है फिर से, तो हिंदी फिर गलत है, इसकी इंग्लिश देखनी है इसके लिए। पटोल, पत्रक, वास्तुका, हिर्मलोचिका, ऐसे करके 5 शाक होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। पहले बाल शाक, क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न बनेगा यहां से। बाल शाक होता है एक, काल शाक,
पटोल पत्रम जिसको परमल बोलते हैं, वास्तुकम और हिमलोचिकम। तो यहां पर मैंने 5 शाख लिखे हैं आपके सामने, एक बाल शाख, काल शाख, पटोल पत्रम जिसको परमल बोलते हैं, वास्तुकम जिसको बथुआ बोलते हैं, 5वां हिमलोचिकम। तो कहते हैं ये 5 शाख हैं जो कहते हैं हर योगी को कहते खाने खाने चाहिए, 5 शाख। तो ये जो क्लास का वर्ड है, क्लास का नहीं है, इंग्लिश में सही लिखा है, इसको हिंदी गलत हो गई इसकी। काल शाख है मतलब ऋतु आहार, बाल शाख मतलब कच्चा आहार, पटोल पत्रम परमल, वास्तुकम बथुआ, हिमलोचिका मतलब हुरहुरु या जो जंगली जीरा होता है कहते हैं उस टाइप का। तो कहते हैं 5 जो है शाख कहते हैं अच्छे माने जाते हैं हर व्यक्ति के लिए, गारंटी संहिता ये कहती है। तो मतलब बी तो मेरा उत्तर नहीं होगा, बी तो मेरा सही है, बी से नहीं बचने की जरूरत, बी उत्तर नहीं हो सकता, तो बी जहां पर है वो मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए में मुझे कंफर्म नहीं है। आगे बात करें हम, कपित कांत बिल्व पांडु कदम्ब, ये बात की है। तो आप अगर श्लोक देखते होंगे गारंटी संहिता में तो वहां लिखा है कुल्लथम मसूरम पांडु कुष्मांडम शाकदंडम तुम्बी कोल कपिथम, तुम्बी कोल कपिथम, कपिथ और कंठ बिलव, ये इंग्लिश में कंठ लिखा है, यहां हिंदी में आकर कांत हो गया, कांत नहीं होता कंठ बिलव होता है, कंठ मतलब कंठ बिलव। और पलाशकम, पांडु और कदम्ब, पांडु मतलब प्याज को खाना ही नहीं चाहिए, हमेशा भारतीय संस्कृति में कहते हैं सर प्याज आदि घर में उचित नहीं होते, कदम्ब भी जो है मना किया गया है यहां पर। तो ये सी तो मेरा पक्का उत्तर होगा, इससे तो बचने की बात की गई है, इससे बचने की बात है की गई है। एक तो सी हो गया राइट है सर, सी जहां पर नहीं है वो उत्तर नहीं हो सकता, तो सी तो होगा ही होगा गारंटी से, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है, सी पक्का होगा। तो मतलब अब इधर देखो कि मेरा सी और डी इन दोनों उत्तरों में से होने की ज्यादा संभावना बढ़ गई, एक तरह से कैंसिल हो गया, क्योंकि ए में शब्द मिला जुला करके देखा, हींग केमुका से बचने की जरूरत थी, परंतु मायरा बुलाना आंवला साथ में जोड़ दिया तो गड़बड़ हो गया। ये प्रश्न सही ढंग से बना नहीं हुआ है, इस चीज को थोड़ा नोट करेंगे। नीचे जो है सी और ई या सी या डी, ई या डी, जंबाल हरित की धात्री पौरुषम, ये तो खाने की बात की जाती है, इनको तो खाना चाहिए, ई को लिखते हैं पलासका माने पलाशकम, कदम्ब जंबीर मतलब जंबीर फल हो गया, और लास्ट में जो श्लोक है वहां लिखते हैं हींगू शालमली केमुका, हींग शालमली और केमुका ये नहीं खाना। तो कहने का मतलब बचना है जिन जिन पदार्थों से, यहां पर लिख रखा है हींग और केमुका नहीं खाना, स्पष्ट लिखा है, श्लोक में भी लिखा है, पलास्का जंबीर और सालमली ये भी नहीं खाना। तो मायरा बुलाना पूरे श्लोक में कोई टर्म नहीं है, परंतु क्योंकि इन्होंने कहा कि गारंटी संहिता नहीं, हम सीधा पुस्तक से पूछ रहे, तो अब पुस्तक किसके प्रकाशन की है, कौन है उसका राइटर, किसने मायरा बुलाना टर्म दिया है, ये भी नहीं पता। तो अब ये किसी स्पेसिफिक बुक में है, चाहे किसी में भी हो, यहां पर नाम लेना उचित नहीं है, किसी एक बुक में है, ठीक है, तो वहां से ये प्रश्न दिया गया। सी और डी जो इसका राइट आंसर होगा हमारा, मायरा बुलाना हरित की आदि को बोलते हैं, वो उससे बचने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो प्लास्का जंबीर और सालमनी मतलब सी और डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। 59 नंबर क्वेश्चन है जिसको हम इंग्लिश में देख रहे हैं। अभी कहा गया कि नीचे जो दी गई चीजें इनको अच्छे से पढ़ना और फिर करना। तो कहते हैं योगा पोस्चर, स्टैटिक रिफ्लेक्सेस आर एंगेज्ड। पहले तो रिफ्लेक्सेस देखते हैं, 3 रिफ्लेक्सेस की बात की गई इसमें, स्टैटोकाइनेटिक रिफ्लेक्स, स्टैटिक रिफ्लेक्स और राइटिंग रिफ्लेक्स। ये 3 रिफ्लेक्स होते हैं नॉर्मली, जो योगा पोस्चर होना जरूरी नहीं है, नॉर्मली बॉडी में बनते रहते हैं, चाहे आप ना भी करें योगा तो भी रिफ्लेक्सेस मतलब आपके मसल्स के प्रति जवाबदेही कि मसल ज्यादा फट ना जाए, टूट ना जाए ज्यादा खींचने वगैरह पर, तो ऑटोमेटिक मसल अपने आप को एडजस्ट करती है, उस हिसाब से वो रिफ्लेक्स होते हैं, नर्वस सिस्टम इसमें हेल्प करता है। तो यहां पर क्या लिखा है, 3 रिफ्लेक्स है, तीनों को लिखते हैं पहले। एक स्टैटिक रिफ्लेक्स है, एक स्टैटोकाइनेटिक रिफ्लेक्स है, एक राइटिंग रिफ्लेक्स है, राइट करना मतलब चीज को, राइटिंग रिफ्लेक्स है। ठीक है सर। स्टैटिक जो है उसको बोलते हैं स्थित से संबंधित है, स्थिरता से। और स्थिर कब होते हैं, जब आप रेस्ट कर रहे हैं तो आप स्थिर होते हैं, नॉर्मली आप बेड पर सो रहे हैं या आप ध्यानात्मक आसन में बैठे हैं तो स्थिर है। तो स्टैटिक रिफ्लेक्स कब आएगा, आर एंगेज्ड इन मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट इन रेस्टिंग पोजीशन। तो रेस्ट कर रहे हैं तब आपकी मसल अपने आप को एडजस्टमेंट करती होती है, ताकि स्टैटिक रिफ्लेक्स बनाती है ताकि आपकी बॉडी में कोई दिक्कत ना हो सर। क्योंकि ज्यादा देर तक मसल्स अगर एक खींची रहेगी, आप शवासन में लेट गए तो बैक की मसल ही खींची रह गई एक ही जगह की, तो पेन होगा, तो वो अपने आप में एडजस्टमेंट करती रहती है तुरंत की तुरंत। तो ये है स्टैटिक रिफ्लेक्स, रेस्टिंग कंडीशन में बना रहता है, ये बिल्कुल सही है। तो स्टैटिक रिफ्लेक्स जो है ए तो मेरा पक्का होगा, और सी वाली जो लाइन है स्टैटिक रिफ्लेक्स में लिखा है कि करेक्शन ऑफ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एंड अदर मसल कोऑर्डिनेशन, ये सर गलत बात है, ये नहीं कही गई। तो सी मेरा होगा नहीं, ए मेरी बात पक्की होगी, ए तो कन्फर्म है स्टैटिक के प्रति। ओके सर, तो यहां पर ए होना चाहिए और सी न हो, तो सी इसमें है, ये उत्तर नहीं होगा, और ए होगा ही होगा, तो मेरे 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। यहां से बचा क्या, ए या बी, इन दोनों में से ऑप्शन कोई हो सकता है।
अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट है स्टैटोकाइनेटिक। स्टैटोकाइनेटिक मतलब स्टैटिक भी जो स्थिरता से गति आए, मतलब जैसे आप डांस कर रहे हैं या आप चक्की चला रहे हैं तो आप कहीं थोड़े से टाइम पर आपकी मूवमेंट होती रहती है और थोड़ी देर के लिए स्थिर भी होते हैं। डांस में कोई एक अंग हिलता है और दूसरा अंग स्थिर हो जाता है, ऐसे ही होता है। तो ये क्या होता है, स्थित और गति दोनों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टैटोकाइनेटिक रिफ्लेक्स जो होता है आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ स्मूथ बैलेंस्ड एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट। जो आप मूवमेंट करते हैं उनमें स्मूथनेस लाने के लिए स्टैटोकाइनेटिक्स रिफ्लेक्स, किसी भी चीज को आप करते हैं रेगुलरिटी के साथ में तो बॉडी इतना फाइन रिएक्शन देने लगती है कि पता नहीं लगता कि ये प्रयास कर रहा है या अच्छे से नाच रहा है। जैसे कोई व्यक्ति धक्के से पहले दिन सूर्य नमस्कार करेगा तो पता लग जाएगा कि पहले दिन करके दिखा रहा है, और एक व्यक्ति रेगुलर कर रहा है तो उसको देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये रेगुलर करने वाला है बिना उससे पूछे, क्योंकि उसके अंदर स्मूथनेस होगी। तो ये उसने रिफ्लेक्स पैदा कर लिया बहुत अच्छे से, स्टैटोकाइनेटिक रिफ्लेक्सेस ना। मूवमेंट के साथ में बॉडी को स्थिर करना सीख गया है। तो ई मेरा आंसर पक्का होगा, ए पक्का होगा, ई पक्का होगा, दो चीजें पक्की हो गई सर। तो ए और ई जहां दोनों में है, ए बी दोनों ऑप्शन है। और साथ में ढूंढते हैं हम स्टैटोकाइनेटिक्स के प्रति, अगर ये स्टैटोकाइनेटिक्स लाइन के प्रति ई लाइन सत्य है तो मतलब बी लाइन गलत होगी। तो क्या मिल गया, ए उत्तर आ गया और ये डी भी आ गया और ई भी आ गया। कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा उत्तर जनरल सा, परंतु हमें इतने तक स्थिर नहीं रहना है, हमें जाना राइटिंग रिफ्लेक्स क्या है। फिर राइटिंग रिफ्लेक्स वो होता है जो अपने बेसिक पोस्चर से होते हैं नॉर्मली उनको राइट करता है। राइटिंग रिफ्लेक्स मतलब राइट करना, कॉन्स्टेंटली करेक्टिंग एनी डेविएशन, जो भी भिन्नता आती है शरीर में नॉर्मल और बेसिक पोस्चर में उसको बैलेंस करता है, अपने आप बैलेंस करता रहता है, राइट करता रहता है हर चीज को। राइट कि आपको जैसे मान लो आप एकदम से जमीन पर जंप किया, आपने जंप किया तो आपको अंगों को कैसे कैसे मैनेज होना था, कौन कौन सी मसल्स को टाइट होना था, कौन सी को रिलैक्स रहना था, तो अपने आप राइट कर लेता है। बेसिक या नॉर्मल कोई भी पोस्चर आप बैठे हैं तो भी नॉर्मल करता रहता है, ये करेक्शन करता है अपने पोस्चर्स में। तो ऑप्शन ए, डी और ई ये तीनों के तीनों जो है आपके राइट हो जाएंगे, ए डी ई, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो इन तीनों रिफ्लेक्सेस को याद कर लेंगे। जरूरी नहीं कि ये योगा प्रैक्टिस में ही यूज हो, ये कहीं भी हो सकते हैं। नॉर्मली रिफ्लेक्स तीन मिलेंगे कोई भी एक्टिविटी करेंगे आप। हालांकि इसको योगा का पेपर था तो योगा प्रैक्टिस से जोड़ के दिखा दिया। तो यही तीन लाइनें, कल को अलग रूप में ये प्रश्न बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छे से तीनों लाइनों को याद कर लेंगे। तीनों जो है, ए वाली लाइन अच्छे से पढ़ लें, एज इट इज बुक में दिया गया है। डी, इन योगा प्रैक्टिस राइटिंग रिफ्लेक्स constantly correcting any deviation from normal or the basis posture, और इन योगा प्रैक्टिस स्टैटोकाइनेटिक रिफ्लेक्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ स्मूथ बैलेंस्ड एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट। तो ये तीनों जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहीं से नेक्स्ट प्रश्न और बन सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, प्रोलैप्स कंडीशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुद्राएं और बंद कौन से हैं। तो यहां पर आपको कुछ भी रटने वाली चीज नहीं है। जिस विद्यार्थी को प्रोलैप्स के बारे में पता है वो इजी उत्तर दे पाएगा, अदरवाइज प्रश्न में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है हर एक विद्यार्थी को। प्रोलैप्स क्या होता है, प्रोलैप्स का मतलब होता है किसी अंग का आगे नीचे की ओर चले जाना, और जनरली ये जो होता है पेल्विक रीजन में होता है। पेल्विक रीजन में जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है या फिर आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो नीचे की तरफ खिसक गई, या फीमेल्स में यूट्रस है वो नीचे की तरफ चला गया, या अन्य कोई जनन अंग है, जेनिटल ऑर्गन्स है वो नीचे की तरफ चले गई, तो इससे पेल्विक रीजन अपनी जगह छोड़ करके थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है। ये होता है प्रोलैप्स सामान्य रूप से। ये अगर आपको पता है तो अब बताइए प्रोलैप्स के लिए क्या क्या बेस्ट होगा। तो सर पेल्विक फ्लोर पर जो ज्यादा इफेक्ट डालेगा वही प्रैक्टिसेस होंगी। तो क्या जालंधर बंद पेल्विक रीजन से संबंधित है? नहीं है। तो मतलब ए तो मेरा उत्तर नहीं होने वाला। ए को कैंसिल कर दीजिए सर, ए उत्तर नहीं होगा, तो मैं ए को कैंसिल करता हूं, बिल्कुल कैंसिल। दूसरी बात, पाशिनी मुद्रा की बात की जाए, ये भी एक तरह से पाशिनी मुद्रा उल्टे होकर के अपने जो सर्वांग आसन होता है, सर्वांग आसन से होते हुए हलासन लगाते हैं, उसके समान एक मुद्रा होती है पाशिनी। वो सर इफेक्ट डालती है आपके ज्यादातर गले पर इफेक्ट डालती है, जेनिटल ऑर्गन पर हल्का फुल्का इफेक्ट डालती है। योग मुद्रा भी हो सकती है शायद, ठीक है। उससे बेस्ट कुछ है क्या? अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, दोनों की दोनों सर पेल्विक रीजन से संबंधित है, ये तो पक्का होनी ही चाहिए। ओके, और मूल बंद और उड्डयन बंद ये भी कहीं ना कहीं पेल्विक फ्लोर को सर ऊपर की तरफ उठाते हैं, ये दोनों होने ही चाहिए। तो यहां से हमें उत्तर आया ई। फिर से जालंधर बंद नहीं हो सकता, तो ई मतलब मेरा डी भी नहीं हो सकता। और सर मेरा बी उत्तर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उससे बेस्ट मेरे पास आंसर्स हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पाशिनी मुद्रा, योग मुद्रा इंपैक्ट डालेंगी, बट वो उतना इंपैक्ट नहीं डालेंगी जितना सर अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, मूल बंद, उड्डयन, ये पूरे के पूरे सर जो मेरा
पेल्विक फ्लोर है उसी से संबंधित है ये सारे के सारे ऑर्गन्स, और वहीं पर प्रोलैप्स होता है जनरली। तो सी एंड डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे जो प्रश्न होते हैं थेरेपेटिक, उनको सोल्व करने के लिए आपको पहले कंडीशन जो रोग है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। रोगों के बारे में अच्छे से पता है तो आप आराम से उत्तर दे पाएंगे, अदरवाइज फिर दिक्कत बहुत होती है ऐसे प्रश्नों में। तो सी एंड डी जो है हमारे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में हमारा पार्ट 6 जिसमें हमने 51 से लेकर के 60 क्वेश्चंस को सोल्व किया है वो संपन्न होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।